इससे पहले आप लोगों को बताए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और इसमें कहा हुआ था कि H बराबर होता है Cm थीटा, किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा का यही फॉर्मूला होता है H बराबर Cm थीटा। इसका डायमेंशन आप लोगों को बताया था m पर पावर 0, l पर पावर 2, t पर पावर -2, k पर पावर -1, और इसका यूनिट बताया था जूल, kg पर पावर -1, केल्विन पर पावर -1, और इसका परिभाषा किया था कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। यानी ये कहा था कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाता है। यही परिभाषा दिया हुआ था। अब बात आपको याद आ गई होगी। इसी तरह से एक आता है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी ऊष्माधारिता, उधर है विशिष्ट ऊष्माधारिता और इधर है ऊष्माधारिता। थर्मल लगाइए या हीट लगाइए, हीट कैपेसिटी बोलिए या थर्मल कैपेसिटी बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो उसमें केवल स्पेसिफिक बना हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हटा के ये हो गया है हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। परिभाषा यही होगा, सिर्फ ये एकांक द्रव्यमान हट जाएगा बस। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री C या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्माधारिता कहलाता है। इसमें एकांक हट गया, यानी कि आपको बिना नापी जोखी के एक आपको लोहा का इतना बड़ा टुकड़ा दे दें, तो उस टुकड़ा को 1 डिग्री C तक गर्म करने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए, उस ऊष्मा को उस लोहा के टुकड़े का हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। मतलब उसमें द्रव्यमान फिक्स है 1 kg, और इसमें द्रव्यमान फिक्स नहीं है। 10 kg अगर वस्तु है तो 10 kg का ताप 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उसका ऊष्माधारिता कहलाएगा। 20 kg है, 50 kg है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना भी हो, उसके ताप को 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहा जाता है।
जैसे कि ये एक कोई बॉडी ले लिया, कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास हमने m मान लिया, इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C मान लिया, इस बॉडी के ताप को 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा H मान लिया। तो H बराबर Cm थीटा, C के बदला C, M के बदला में M, थीटा के बदला में 1, क्योंकि ताप को 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए तो थीटा का मान हो गया 1। इसलिए H बराबर Cm, यानी इस बॉडी के मास और स्पेसिफिक हीट को गुना कर दिया जाए तो उसका थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगा। The product of specific heat and mass of the body is equal to the heat capacity। दो परिभाषा हो गया। एक परिभाषा हो गया कि किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री C या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्माधारिता कहलाता है। और दूसरा परिभाषा हो गया कि किसी पिंड की विशिष्ट किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्माधारिता और उसके मास का प्रोडक्ट थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कहलाता है। दो परिभाषा हो गया। तीसरा परिभाषा हो गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cm थीटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cm थीटा और बॉडी के टेम्परेचर का अनुपात हीट कैपेसिटी कहलाता है, क्योंकि ये कट जाएगा। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूला में टेम्परेचर से भाग कर दिया जाए तो थर्मल कैपेसिटी प्राप्त हो जाता है। लेकिन विशेषकर हम लोग ये याद रखते हैं, न्यूमेरिकल के लिए आपको प्रेशर बना रहे हैं कि दी गई ऊष्मा का फार्मूला Cm थीटा, दी गई ऊष्मा का परिभाषा ये फार्मूला Cm थीटा और हीट कैपेसिटी का फार्मूला Cm, उसमें से थीटा हटा देंगे बस Cm। इसका अगर डायमेंशन निकालना है तो C का डायमेंशन तो आप कह रहे हैं कि L पर पावर 2 T पर पावर -2 K पर पावर -1 और M का डायमेंशन M, तो थर्मल कैपेसिटी का डायमेंशन हो गया ml T पर पावर -2 K पर पावर -1, यानी उसमें M नहीं है और इसमें M है। और क्या हो गया, इसका यूनिट चाहिए तो C का यूनिट ऊपर में बताया है आपने, जूल, kg पर पावर -1, केल्विन पर पावर -1 गुना M का यूनिट हो गया kg, kg पर पावर -1 और kg तो खत्म हो गया, तो बच गया जूल, केल्विन पर पावर -1 जूल प्रति केल्विन। तो ये हीट कैपेसिटी का फार्मूला हो गया, ये हीट कैपेसिटी का डायमेंशन हो गया, ये हीट कैपेसिटी का यूनिट हो गया। अब इसके बाद क्या है, तो वाटर इक्विवेलेंट समतुल्य जल किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा से जितने kg पानी का ताप 1 डिग्री C तक बढ़ाई जा सके, पानी के उसी द्रव्यमान को उस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट कहा जाता है। बहुत आसान बात बोल रहे हैं,
लेकिन बोल रहे हैं इसलिए दिमाग में नहीं आ रहा होगा। इसका आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। हमने आप में से किसी एक स्टूडेंट को कहा, 200 रुपया दे के कहा कि जाओ कोई फल लेके आओ, हम लोग मिल बैठ के खाते हैं। आपने प्रेशर बनाया कि कौन फल ले लेंगे, हमने कहा कोई फल ले लेना। आपने कहा फिर भी बताइए, आपने प्रेशर बनाया कि फल का नाम लीजिए कि कौन फल लेके आएंगे। आपके प्रेशर पर कहा कि पागल है तू, हम कह रहे हैं कि कोई फल ले लेना, जाओ अमरूद ले लेना। आप फ्रूट के स्टॉल पर पहुंचे, आपने देखा कि अमरूद बहुत बड़ा बड़ा है। दाम पूछा, उसने कहा 120 रुपया किलो है, या चलिए उसने कहा कि 100 रुपया किलो है। अब आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले आदमी हैं तो सोचिएगा तो ये एक ठो अमरूद 750 का हो जाता है, 750 ग्राम का। अगर 200 का 2 किलो अमरूद भी लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 चढ़ेगा। हम लोगों की संख्या तो ज़्यादा है, अब ले जाके काटना कूटना पड़ेगा। तब आपने पूछा कि ये संतरा कैसे है, उसने बताया कि 50 रुपये किलो है। तो आपने याद किया कि भाई वो तो कह रहे हैं कोई फल ले लेना। हमारे प्रेशर पर उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है अमरूद ले लेना, तो कोई फल ले लेना, तो हम क्यों ना संतरा ले लें। तो आपने संतरा ले लिया। एग्जाम्पल में 100 रुपया रखिए, 1 किलो अमरूद रखिए कि 100 रुपया में 1 किलो अमरूद आपको मिल जाता है, और 100 रुपया में 2 किलो संतरा आपको मिल जाता है। तो 2 किलो संतरा लेके आप चले आए। तब हमने कहा कि तू तो इतना प्रेशर बनाया था, तो हम अमरूद कहे तो संतरा काहे ले आए। तो आप ये भी तो कहे थे कि भाई कोई फल ले लेना, तो ये सस्ता मिला है इसलिए ले लिया। हमने कहा दोनों के दाम में क्या रिलेशन है। तो आपने कहा कि 2 किलो संतरा का दाम और 1 किलो अमरूद का दाम इक्विवेलेंट है। का मतलब कि 2 किलो संतरा का दाम 1 किलो अमरूद के इक्विवेलेंट है, यानी 100 रुपया में जितना अमरूद मिल रहा है उतना ही रुपया में 2 किलो संतरा मिल रहा है। तो ये हम कहेंगे कि 2 किलो संतरा 1 किलो अमरूद के इक्विवेलेंट है। ठीक रुपया के जगह पर ले जाके हीट को कर दीजिए, रुपया के जगह पर हीट को कर दीजिए, और पदार्थ के जगह पर मतलब अमरूद की जगह पर लोहा का एक टुकड़ा कर दीजिए, और संतरा के जगह पर पानी कर दीजिए। तो यानी कि 1 केजी लोहा का ताप 1 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा अगर 500 कैलोरी है, तो इस 500 कैलोरी ऊष्मा से जितना केजी पानी का ताप 1 डिग्री सी तक बढ़ाया जा सकता है, उसी पानी को हम लोग कहेंगे लोहा का इक्विवेलेंट वाटर। यानी 1 केजी लोहा के ताप से ऊष्मा से आधा केजी पानी का ताप 1 डिग्री सी तक बढ़ा सकते हैं। तो आधा केजी पानी को 1 केजी लोहा का इक्विवेलेंट वाटर बोलेंगे, या वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे, समतुल्य जल बोलेंगे। बस समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हो गया कि ये
लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, कुछ भी है, और इसके ताप को 1 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा H है। और क्या है कि इसका विशिष्ट ऊष्माधारिता हम C मान लेते हैं और इसका मास M मान लेते हैं। यानी 5 kg लोहा है तो हमने माना कि M kg लोहा है। इसका विशिष्ट ऊष्माधारिता 420 है, हमने माना कि C है। और इसके ताप को 1 डिग्री C तक बढ़ाने के लिए 500 कैलोरी ऊष्मा चाहिए, हमने माना कि H कैलोरी ऊष्मा चाहिए। तो H बराबर हो जाएगा CM थीटा, थीटा के बदले में 1। अब ये एक बर्तन में पानी है, इस पानी को मान लेते हैं कि वजन है W, और इतना ही ऊष्मा से यानी 500 कैलोरी ऊष्मा से अर्थात H ऊष्मा से इसके ताप में 1 डिग्री C की वृद्धि किया जाता है और इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल प्रति केजी केल्विन है। याद आ रहा है ना? या चलिए अभी कर रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S है। तो इसके लिए ऊष्मा कितना हो गया? H बराबर C के बदला में तो S, M के बदला में W, थीटा के बदला में 1। तो है ये तो 500 कैलोरी है, है ये तो 500 कैलोरी है, दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों का लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। SW बराबर CM। तो क्या निकालना है? पानी का वजन निकालना है। तो W बराबर हो गया CM बटा S। यानी वाटर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, समतुल्य जल निकालने के लिए क्या है कि C, अगर ये लोहा है और इसका विशिष्ट ऊष्माधारिता 385 है तो C के बदला में 385। M अगर ये 10 kg का है तो गुना 385 गुना 10 बटा S, पानी का विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो S का मतलब उसी दिन बताया था 4200। तो 385 गुना 10 बटा 4200 करके काट कूट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो आ जाएगा, जितना आएगा वही पानी का वजन हो जाएगा कि 1 डिग्री C ताप बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा इसको चाहिए उतना ऊष्मा से इतना केजी पानी का ताप 1 डिग्री C तक बढ़ाई जा सकती है। तो मेन बात ये कहना चाहते हैं कि वो फॉर्मूला सब याद रखना चाहिए। H बराबर CM थीटा कौन सी का फॉर्मूला है? तो दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा, और CM थर्मल कैपेसिटी का ऊष्मा है, और CM बटा S वाटर इक्विवेलेंट का ऊष्मा है। और क्या है कि ये एक और चीज देख सकते हैं कि थर्मल कैपेसिटी में पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता से भाग कर दें। थर्मल कैपेसिटी में वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भाग कर दें। थर्मल कैपेसिटी CM तो हो गया CM। थर्मल कैपेसिटी में वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 से भाग कर दें तो वाटर इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा, समतुल्य जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है कूलिंग। कूलिंग का अर्थ होता है शीतलन। शीतलन, और शीतलन का क्या अर्थ है? तो ठंडा होना। जैसे आप चाय कप में चाय रख के और टेबल पर रख दें और हम इधर उधर गप सड़का कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, चाय नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। तो इस ठंडी होना को हम लोग कूलिंग बोलते हैं। और कूलिंग का क्या अर्थ है पहले इसको सोचिए। इससे पहले हमने आपको कहा कि एक वस्तु का ताप 60 डिग्री C है, दूसरे वस्तु का ताप 20 डिग्री C है। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं
तो उच्च ताप वाली यानी 60 डिग्री सी वाली वस्तु द्वारा ऊष्मा दिया जाता है और अपना ताप घटाया जाता है, और 20 डिग्री सी वाली वस्तु द्वारा ऊष्मा लिया जाता है और अपना ताप बढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या कहे थे, हीट फ्लो, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। फिर कहा था कि दो वस्तुओं का ताप आपस में बराबर हो। ए एक वस्तु है, इसका ताप 30 डिग्री सी है, बी एक वस्तु है, इसका ताप 30 डिग्री सी है, और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आते हैं तो ए द्वारा बी को ऊष्मा दिया जाता है और बी द्वारा ए को ऊष्मा दिया जाता है, और दोनों में किसी का ताप नहीं घटता है, नहीं बढ़ता है। इसका ताप हमेशा 30 बना रहता है, उसका भी ताप हमेशा 30 बना रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंज। और तीसरी बात बता रहे हैं कि आप चाय लें या कोई भी चीज लें, बहुत गर्म है, इस कमरे का टेम्परेचर अभी 8 डिग्री सी बना हुआ है, और इस टेबल पर चाय रख दें तो चाय में से ऊष्मा निकल के इस कमरे की हवा में जा रही है, क्योंकि चाय 80 डिग्री सी पर है और ये कमरे की हवा 8 डिग्री सी पर है। चाय उच्च ताप पर है और हवा निम्न ताप पर है। चाय में से ऊष्मा निकल के हवा में जा रही है, तो चाय का ताप घट रहा है और हवा का ताप बढ़ रहा है। ऐसा तब तो जरूरत नहीं था आग वगैरह बनाने का, तब तो ठंडा के दिन में जो है 2-4 कप चाय बना के देता है, उतना ही में रूम गर्म हो जाता है। तो चाय में से ऊष्मा निकल के हवा में जा रही है, या गरम गरम आजकल तो देख रहे हैं खाने में, पहले थोड़ा इधर उधर भी बना देता था लोग, खाने बैठिए तब चावल बनाना लोग शुरू करता है, एकदम गरम गरम ले आके रखता है, तो वो चावल में से भी ऊष्मा निकल के तो कुरान पढ़ो तरीका, तो चावल में से ऊष्मा निकल के हवा में जा रही, तो क्या आपके कमरे के हवा का ताप बढ़ जा रहा है? नहीं बढ़ रहा है। खैर, अगर इसमें आग ही जला दें तो क्या हवा का ताप बढ़ जा रहा है? कमरे का बढ़ जाएगा। और कमरा अगर खुला हुआ हो तब अरे कमरे का ताप तो बढ़ जाता है, इसलिए कि चारों तरफ से आजकल हम लोग खिड़की दरवाजा बंद करके रखते हैं। अगर दरवाजा खुला हो, खिड़की खुला हो तो बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। तो क्या मतलब हो गया कि एक वस्तु द्वारा ऊष्मा त्याग कर अपना ताप घटाया जाता है और दूसरे वस्तु द्वारा ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतने पर छुपा गए, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये नहीं कहा कि एब्जॉर्ब करके ताप बढ़ा लिया जाता है। बात बुझा रहे? आजा, ये बताओ कि महासागर में बाढ़ आता है? नदी में बाढ़ आता है, महासागर में कब्बो बाढ़ नहीं आता है। और जितना नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, जो भी हो, बाढ़ जब आता है तो उसका पानी जाके कहाँ गिरता है? महासागर। महासागर में बाढ़ आता है? नहीं। महासागर में पानी पचाने की इतनी क्षमता है कि उसमें से करोड़ों गीलन पानी निकाल लीजिए, उसका तली 1 इंच नीचे नहीं गिरेगा। अरबों खरबों गीलन पानी उसमें डाल दीजिए, उसका तली 1 इंच ऊपर नहीं बढ़ेगा। उसका कैपेसिटी ईश्वर ने ऐसा बना दिया। वैसे ही महासागर है ये एटमॉस्फेयर। प्रकृति ने इस एटमॉस्फेयर को ऐसा बना दिया है कि इसमें चाहे जितना ऊष्मा ठूसना हो ठूस दीजिए, इसका टेम्परेचर अस्थायी रूप से नहीं बढ़ेगा और अस्थायी रूप से बढ़ जाएगा। अरे थोड़ी देर के लिए, अरे जैसे बच्चों को एक थप्पड़ मारे तो थोड़ी देर के लिए रोता, फिर बाबू बाबू तो वही अस्थायी रूप से नहीं बढ़ता। हाँ, धूप होती है, दिन में टेम्परेचर बढ़ गया, सूरज डूबा,
टेम्परेचर घटना शुरू, और जो है गर्मी का दिन है तो 12 बजे रात होते होते सब खत्म, फिर नॉर्मल टेम्परेचर। तो कहना क्या चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऊष्मा पचाने का उतना ही क्षमता है जितना क्षमता महासागर में पानी पचाने का है। महासागर में से पानी निकाल लीजिए या डाल दीजिए, उसके तली पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से ये आप एटमॉस्फेयर में जितना ऊष्मा डालना है डाल दीजिए, निकालना है निकाल लीजिए, इसके टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही कहा कि इस टेबल पर आपने चाय रख दिया, चाय में से ऊष्मा निकल निकल के एटमॉस्फेयर में मिल रही है, और एटमॉस्फेयर के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन चाय का ताप गिरता जा रहा है। इसी को शीतलन कहते हैं, इसी को कूलिंग कहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं कि उच्च ताप वाली वस्तु को जब कहीं रख दिया जाता है तो उच्च ताप वाली वस्तु द्वारा, हाईली टेम्पर्ड बॉडी द्वारा ऊष्मा त्याग कर अपना टेम्परेचर घटाया जाता है, और ये ऊष्मा सराउंडिंग द्वारा, माने उसके अगल बगल में जो चीज़ है सराउंडिंग द्वारा ये ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्ब के बाद आपको कुछ नहीं बोलना है कि ताप घट जाता है बढ़ जाता है, कुछ नहीं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी घटना को कूलिंग कहा जाता है। ठीक है ना। कल बताएंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम। टेम्परेचर 80 से घटाकर 60 डिग्री कर लिया, यानी कि 5 मिनट बाद हमने माना कि T1 मिनट के बाद ये अपना टेम्परेचर घटा के 60 डिग्री कर लिया, यानी θ2 डिग्री C कर लिया। बात को दिमाग में बैठाइए, इस सब्जेक्ट का नाम ही है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब कि वो जो आपके साथ घटनाएं रोज घटती हैं वही। तो क्या कहा कि अभी एक कप चाय उधर से ले आवें, इस टेबल पर रख दें, फिर पूछें कि चाय का टेम्परेचर कितना है, तो यूं तो बोलेंगे आपकी गर्म है, लेकिन मान के चलते हैं कि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री C है। तो पूछेंगे हवा का टेम्परेचर इस वक्त कितना है, तो आपका जवाब होगा बहुत ठंडी है। मोबाइल वगैरह में देखें तो कहिएगा 8 डिग्री C है। तो चाय हायर टेम्परेचर पर होगी, और एटमॉस्फेयर जिसको सराउंडिंग बोल रहे हैं लोअर टेम्परेचर पर हो गया। तो पूछें कि फिर क्या होगा, क्या थर्मल फेनोमेनन होगा, तो आपका कहना होगा कि चाय में से ऊष्मा निकल के सराउंडिंग में जाएगी, तब तो चाय का टेम्परेचर घटेगा। तो वही बात तो हमने कहा कि माना कि ये कमरे का टेम्परेचर θ0 डिग्री C यानी 8 डिग्री C है, और चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री C यानी θ1 डिग्री C है, और 5 मिनट के बाद वो चाय तो ऊष्मा लॉस कर ही रहा है, तो 5 मिनट के बाद वो ठंडा होकर 60 डिग्री C पर पहुंच गया, यानी अपना टेम्परेचर गिरा के θ2 डिग्री C बना लिया। चाय को तौल लिया, उसका मास M1 मान लिया, और चाय का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने C1 मान लिया। तो चाय द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा क्या होगा, तो आपको तो अभी तक 3 फॉर्मूला बताया है कि हीट लॉस बराबर होता है CM थीटा, हीट गेन्ड बराबर होता है CM थीटा, वो क्या है कि थर्मल कैपेसिटी बराबर होता है MC, वाटर इक्विवेलेंट बराबर होता है CM/S। यही फॉर्मूला आपको बताया है। तो हीट लॉस, ये हीट लॉस कर रहा है, तो हीट लॉस कितना हो जाएगा, C के बदला में C1, M के बदला में M1, थीटा के बदला में बड़ा ताप माइनस छोटा ताप, यानी θ1 माइनस θ2।
तो ये तो छोड़ी गई उष्मा हो गया कितना देर में, 5 मिनट में। तो अगर 5 से भाग कर दें तो रेट ऑफ हीट डिफ्यूजन हो गया, अरे उष्मा त्यागने का दर हो गया। और कह रहा है इस नियम में कि उष्मा त्यागने का दर, द रेट ऑफ हीट डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उष्मा क्षय का दर समानुपाती होता है किसके, वस्तु के ताप और माध्यम के ताप के अंतर का। तो वस्तु का औसत ताप हो गया 80 + 60/2, तो बराबर हो गया 70 डिग्री सी, यानी कि θ1 + θ2/2। ये खोल दो जी, वस्तु का औसत ताप हो गया θ1 + θ2/2। तो ये वस्तु का ताप हो गया θ1 + θ2/2, ये वस्तु का ताप हो गया। और माध्यम का ताप 8 डिग्री सी, यानी माध्यम का ताप θ0 डिग्री सी। यही तो आपको ये नियम है न्यूटन का कि उष्मा क्षय का दर वस्तु के ताप और सराउंडिंग के ताप के अंतर का समानुपाती होता है। द रेट ऑफ हीट डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो इसलिए ये क्या हो गया कि C1m1 θ1 - θ2 T1 बराबर के θ1 + θ2/2 -θ0, ये के कांस्टेंट आ गया। ये इस टेबल पर एक कप चाय रख के बात कर रहे थे। अब एक बर्तन में, एक गिलास में पानी लिया और उस पानी को भी आपने इतना ही गर्म कर दिया, यानी 80 डिग्री सी तक गर्म कर दिया। और इस पानी को भी उतना ही ठंडा किया, यानी कि 60 डिग्री सी तक ही ठंडा किया। तो चाय 80 से 60 पर आ गया 5 मिनट में। तो पानी भी 80 से 60 पर आएगा 5 मिनट में, या कुछ अलग टाइम लगेगा? कुछ अलग लगेगा। अलग लगेगा तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि पानी तो कहा था कि भाई उष्मा का डाकू है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट इसका होता है। तो ज्यादा उष्मा लॉस करेगा और कम टेम्परेचर डाउन होगा। तो यानी 60 तक आने में वो दूध को, यानी चाय को 5 मिनट टाइम लगा, तो इसको कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो हमने माना कि इसको 7 मिनट टाइम लग गया। और पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 मान लिया, जिसका मान 4200 होता है। और पानी को तौल लिया, तो पानी का तौल m2 हो गया, क्योंकि पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, पानी का वज़न ज़्यादा होगा, चाय का वज़न कम होगा। तो उस पर अगर न्यूटन का नियम ये दूसरा नंबर पानी पर लगाते हैं तो होगा C1 के बदला में T2, m1 के बदला में m2, θ1 - θ2 तो वही रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा तो T2। और क्या हो गया कि बाकी सब तो वही रहेगा, θ1 + θ2/2 -θ0। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग कर दें, तो भाग कर दें तो ये तो कट जाएगा, एकदम बराबर है। तो क्या हो जाएगा, भाग करें तो भाग करें कम से बढ़िया है कि दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर कर दें। तो इसलिए C1m1 θ1 - θ2/T1 बराबर C2m2
θ1 माइनस θ2 बाई T2, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए C1 M1 बटा T1 बराबर C2 M2 बटा T2। अगर इस कमरे में कोई तीसरी वस्तु रख दें, दूध तो रखा, चाय रखा, पानी रखा, अब कोई तीसरी वस्तु रख दें, प्योर दूध गर्म करके रख दें और उसके लिए विशिष्ट उष्मा C3, मास M3 और 80 से 60 होने में टाइम T3 माने, तो ये भी बराबर होगा। चौथी वस्तु ले तो वो भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि Cm/T बराबर कांस्टेंट, यानी न्यूटन के शीतलन के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किसी बॉडी का थर्मल कैपेसिटी, अरे MC जो माने कल ले आए हुए थे, तो MC क्या है? थर्मल कैपेसिटी। तो सभी बॉडी के थर्मल कैपेसिटी और उष्मा लॉस होने में लगे समय का अनुपात आपस में बराबर होता है, कांस्टेंट होता है। यानी पानी का Cm/T जितना आएगा, फट के 5 आ गया, तो दूध का भी 5 आएगा, डीजल पेट्रोल का भी 5 आएगा, चाय का भी 5 आएगा, माड़ का भी 5 आएगा। जितना भी चीज़ गर्म कीजिएगा उसके थर्मल कैपेसिटी और हीट लॉस में लगे समय का अनुपात आपस में बराबर होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या? वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन कि ये नियम सही है या नहीं है। पहले एक बात याद रखिए कि न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है। बहुत ज़्यादा होता है टेम्परेचर डिफरेंस तो ये नियम लागू नहीं होता। 100 के अंदर हो, माने टेम्परेचर डिफरेंस 100 के अंदर हो तो ये नियम लागू होता है। 100 के बाहर हो तो ये नियम लागू नहीं होता। यहाँ पर भी दबे जुबान में या क्लियर कट ये कह दिया गया कि न्यूटन का शीतलन नियम केवल लिक्विड पर लागू होता है। कैसे? लिक्विड का ना बॉइलिंग पॉइंट अंडर 100 होगा, सॉलिड का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से पता चला कि सॉलिड पर न्यूटन का शीतलन नियम लागू नहीं होता और गैस पर भी नहीं लागू होता, क्योंकि गैस तो एकदम से गैस जिस वक्त ये आपका चक्का बरस्ट करता है किसी चीज़ का, उस वक्त गैस बहुत ज़्यादा टेम्पर्ड रहता है और जैसे ही बरस्ट करता है तो बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। तो यानी गैस को अपना हीट लॉस करने में या हीट गेन करने में माइनर टाइम लगता है, जिसको नापना भी मुश्किल होता है। तो फिर ये नियम कहाँ से लागू होता? तो वो क्या है कि ये सॉलिड पर नहीं लागू होता है, गैस पर नहीं लागू होता है, केवल लिक्विड पर लागू होता है। और इतने से बात समझ में आ जाती है कि जब बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस अल्प हो, 100 डिग्री C के अंदर हो, इसका मतलब है कि केवल और केवल ये लिक्विड पर लागू होता है, सॉलिड और गैस पर लागू नहीं होता। अब चलिए वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन के शीतलन नियम की जांच। न्यूटन के शीतलन नियम की जांच के लिए एक कैलोरीमीटर लिया जाता है। ये आपने कैलोरीमीटर ले लिया,
और इस कैलोरीमीटर में पानी रख दिया जाता है। ये पानी रख दिया, इसमें स्टीरर डाल दिया जाता है। ये कैलोरीमीटर हो गया, ये स्टीरर हो गया, और इसमें थर्मामीटर भी डाल दिया जाता है। ये थर्मामीटर डाल दिया, थर्मामीटर टी डाल दिया, और इस पानी को 70 डिग्री सी तक गर्म कर दिया गया। तो कैलोरीमीटर भी 70 डिग्री सी पर चला जाएगा और पानी भी 70 डिग्री सी पर चला जाएगा। ये कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि 70 डिग्री सी तक ही गर्म करें, ये अपना सुविधा है। हम भारत के लोगों की सुविधा है कि गर्मी के दिन में जाएं तो टेम्परेचर 45 डिग्री सी के लगभग चला जाता है। जाड़ा के दिन में आवे तो लगभग 5-6 पर टेम्परेचर चला जाता है। तो 70 से अंतर बन जाता है, यानी 70 माइनस 45 तो भी आपको 25 डिग्री का अंतर मिल जाता है। और 70 माइनस 5 जाड़ा में भी 65 डिग्री का अंतर मिल जाता है। हमको अंतर ही चाहिए। अरे θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0 यानी 70 माइनस 8। तो 70 माइनस 8 कीजिए या 70 माइनस 45 कीजिए, हर दिन काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा भी गर्म कर सकते हैं, उससे कम गर्म कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर गर्मी का दिन है तो लैब में काम करने के लिए दे दिया, तो ज़्यादा गर्म किया तो ठीक है, गर्मी में भी काम चलेगा, जाड़ा में भी काम चलेगा। और 70 से कम गर्म कर दिया तो जाड़ा में तो काम चल जाएगा, लेकिन गर्मी के दिनों में काम नहीं चलेगा। और ज़्यादा गर्म करने में एक प्रॉब्लम भी आता है, टाइमिंग का प्रॉब्लम। अरे जितना ही ज़्यादा गर्म करना है उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अब प्रैक्टिकल का पीरियड तो आपको 3 घंटा का मिलता है, और क्लास करने जाइएगा तो 100 मिनट का क्लास मिलता है। तब घर में करते रह जाइएगा तो पूरा प्रैक्टिकल कीजिएगा कब? इसलिए 70 एक मिडिल पॉइंट ढूंढा गया है, यहाँ से हम लोगों का काम चल जाता है, टाइम का बचत भी हो जाता है और सारा काम हो जाता है, हर मौसम में हो जाता है। इसलिए 70 लिया जाता है। बुक में भी उठाइएगा तो 70 लिखता है, तो उसका अर्थ वैज्ञानिक कारण मत ढूंढने लगिएगा कि 70 क्यों होता है। अरे 70 सुविधा है। और इसको दोहरी दीवारों वाले बर्तन के भीतर रख दिया जाता है। कांच से बना हुआ दोहरी दीवारों का एक बर्तन होता है, या तांबे से बना हुआ दोहरी दीवारों का एक बर्तन होता है, इसी में इसको रख दिया जाता है। ऐसे और इसमें इनलेट और आउटलेट लगा रहता है। प्रवेश द्वार और निकास द्वार लगा रहता है। और इसको पानी के नल से जोड़ दिया जाता है। नल से पानी आता है, इसमें प्रवाहित होते हुए, और क्या है कि यहाँ से आपको बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है। अरे नल से बोल रहे हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, तो ये पूरा जगह क्या होगा, कम ताप वाला बन जाएगा। ये तो ज़्यादा ताप पर है। अब स्टीरर से इसको लगातार चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। 1-1 मिनट पर थर्मामीटर से पानी का ताप नोट करते रहेंगे। तो ये आपको टाइम हो गया
और ये आपको टेम्परेचर हो गया। टाइम 0, टेम्परेचर तो 70 डिग्री सी। टाइम मान लिया 1 मिनट, टेम्परेचर मान लिया 60 डिग्री सी, यानी 1 मिनट में 10 डिग्री सी डाउन हो गया। 1 मिनट और यानी 2 मिनट, तो मान लिया कि 52 डिग्री सी, यानी 8 डिग्री सी घट गया। 3 मिनट, 1 मिनट और, तो मान लिया कि ये हो गया आपको 46 डिग्री सी। वो क्या है कि 4 मिनट, तो मान लेते हैं कि हो गया 42 डिग्री सी। 5 मिनट, तो मान लिया कि हो गया 40 डिग्री सी। और जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से 10 डिग्री सी, कमरे से 10 डिग्री सी अधिक रह जाए तो ताप का नापना बंद कर दिया जाता है। तो मतलब कि आज का मौसम है 8 डिग्री सी पर, तो हम कहाँ तक ठंडा करेंगे? 18 डिग्री सी तक। और अगर गर्मी का दिन है, न जाड़े का दिन है, नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सी है, तो कहाँ तक ठंडा करेंगे? 40 डिग्री सी, वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। और रुक के ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर ये आपको एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो आप एक्स एक्सिस पर टाइम रखेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर रखेंगे। तो क्या है कि ये आपको मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया? तो 60 डिग्री सी। अरे 70 तो हमने रखा हुआ था ही। तो एक पर कितना हो गया? 60 डिग्री सी। हम 60 न मान के थीटा 1 डिग्री सी मान लेते हैं। कितना टाइम पर हुआ ये? तो 1 मिनट पर हुआ 60 डिग्री सी। और ये आपको 40 डिग्री सी, तो हम 40 डिग्री सी को मान लेते हैं थीटा 2 डिग्री सी। और टाइम कितना लग गया? तो 5 मिनट। ये यानी इसको T1 मान लिया और ये T2 मान लिया। तो इसका टेम्परेचर था 1 मिनट के बाद 60 डिग्री सी, और इसका टेम्परेचर हो गया 5 मिनट के बाद 40 डिग्री सी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको साफ दिखा दें कि एक्स वाई ये हो गया आपको 70, ये हो गया आपको 60, ये 50, ये 40, ऐसे ही मानते चलेगा। ये 30, ये 20, इधर कर दिया 1, टाइम 2, 3, 4, 5, 6, 7 वगैरह। तो क्या कर रहे हैं कि 1 पर हो गया आपको क्या? 60, 2 पर हो गया 52, 52 का मतलब कि 50 से थोड़ा ऊपर। 3 पर हो गया आपको 46, यानी 40 से थोड़ा ऊपर। 4 पर हो गया आपको 42, यानी ऐसे। 5 पर हो गया 40, अर्थात ऐसे। तो यही ना लिखा जाएगा। तो इसी को हम ऐसे कर देते हैं कि ये आपको आ जाएगा ऐसे। तो इसको हम लोग कहते हैं कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व बोलते हैं, शीतलन वर्ग, शीतलन वक्र बोलते हैं। तो क्या कहा हमने? हमने ये कहा
कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के वेरिफिकेशन के लिए कैलोरीमीटर के में वाटर रखकर इसे 70 डिग्री सी तक गर्म कर दिया जाता है और इस कैलोरीमीटर को दोहरी दीवारों वाले बर्तन के भीतर डबली वाल्ड बर्तन के भीतर व्यवस्थित कर दिया जाता है, जिसके दोनों दीवारों के बीच इनलेट और आउटलेट की सहायता से नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर प्रवाहित रहता है। अब स्टीरर द्वारा कैलोरीमीटर के वाटर को लगातार स्टार्ड किया जाता है, विचालित किया जाता है, चलाया जाता है तथा प्रत्येक मिनट के अंत में जल का ताप थर्मोमीटर T से मापा जाता है। जब जल का ताप कमरे से मात्र 10 डिग्री सी अधिक रह जाता है तो ताप का मापना बंद कर दिया जाता है। फिर एक्स एक्सिस पर टाइम को और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को रखकर एक आलेख खींचा जाता है, एक ग्राफ खींचा जाता है। इस ग्राफ द्वारा प्राप्त कर्व कूलिंग कर्व कहलाता है, शीतलन वक्र कहलाता है। ठीक, अब क्या करेंगे? अब प्रत्येक टेम्परेचर डिवीजन के लिए डी थीटा बटा डी टी और थीटा माइनस थीटा 0 प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब ये कि डी थीटा बटा डी टी और प्राप्त किया जाता है थीटा माइनस थीटा 0। ये थीटा किसको मान रहे हैं? तो ये जो 80 + 60 बटा 2 बराबर 70 आया, यानी थीटा 1 + थीटा 2 बटा 2 बराबर 70 आया, तो ये 70 नहीं मान के हमने थीटा मान लिया। और डी थीटा बटा डी टी क्या? दो लगातार टेम्परेचर का अंतर माइनस 2 लगातार टाइम का अंतर। तो 2 लगातार टेम्परेचर का अंतर हाई ले लेते हैं, यानी यहीं पर आवे तो ये ले लेते हैं। तो डी थीटा कितना के बराबर हो गया? 8। अरे 60 माइनस 52 8। और टाइम कितना हो गया? डी टी 2 माइनस 1 तो 1। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 60 और 30 मान के चले हैं। थीटा 0 का मान 30 मान के चले हैं, 40 पर बना रहे हैं तो 30 मान के चले हैं। तो 60 माइनस 30 बराबर हो गया 30 डिग्री सी। फिर ये दोनों ले लिया तो 6, और आपको ये दोनों ले लिया तो 1। और क्या है कि 52 माइनस 30 22। फिर ये दोनों ले लिया तो 4, और फिर ये दोनों ले लिया तो 1, और ये 46 में से 30 घटा दिया तो 16। फिर ये दोनों ले लिया तो 2, और ये दोनों ले लिया तो 1, और 42 में से 30 घटा दिया तो क्या हो गया? 10 12। अब फिर से वो एक्स एक्सिस पर थीटा माइनस थीटा 0 और वाई एक्सिस पर डी थीटा बटा डी टी रखकर आलेख खींचते हैं। तो यह आलेख स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होता है, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो क्या मतलब हो गया? अगर ये गिरा में और ये गिरा में तो टेम्परेचर डिफरेंस रेट ऑफ हीट डिफ्यूजन का समानुपाती होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता है तो रेट ऑफ हीट डिफ्यूजन भी बढ़ता जाता है। तो वही हम लोगों ने कहा है कि दी
rate of heat diffusion is directly proportional to the rate of heat diffusion is directly proportional to the temperature difference of the body and surrounding। ठीक, तो ये हो गया आपको न्यूटन के शीतलन नियम का वेरिफिकेशन। ये आप लोगों के बुक में भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये पढ़ना है और एग्जामिनेशन में भी आता है। कल बताएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन के शीतलन नियम की सहायता से किसी द्रव की विशिष्ट ऊष्माधारिता निकाल